आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, निहायत अफसोस के साथ बात करनी पड़ रही है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे घर में कोई मेहमान आए और मैं उसकी खातिर मदारत ना कर सकूं, और मेहमान कुछ चाह रहा हो और वो मेरे हाथ में भी हो, लेकिन उसके बावजूद मैं मेहमान को घास ना डालूं, तो मैं अखलाकी तौर पर कमज़ोर आदमी हूँ, पस्त आदमी हूँ। इस व्लॉग के अंदर बात होगी मौजूदा हुकूमत में खलीज क्या है, भाई भाई के अंदर क्या खलीज है, हकीकतन बताऊंगा। दूसरा, ज़िमनी इंतखाबात में क्या हुआ है, गुजरात के अंदर क्या हुआ है, उसकी वीडियोस के मंजर आम पे आई हैं, जंग के अंदर क्या हुआ है, किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है, इसके ऊपर बात होगी। एलामिया देखिए, पाकिस्तान और ईरान का जो मुलाकात हुई, इसके बाद एलामिया क्या जारी हुआ कि जो तजारती हजम है वो $10 अरब तक हम ले जाएंगे। फिर उसके अंदर ये बात हुई कि दोनों ममालिक जो हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर ताउन करेंगे, तजारत पे करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी पे करेंगे, वेटरनरी हेल्थ पे करेंगे, सकाफत पे करेंगे, अदालती उमूर समेत मुख्तलिफ 8 शोबों में ताउन के ऊपर मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब अनरेस्ट हुई थी हमारी ईरान के साथ, तो उस वक्त बात ये हुई, उनका डेलीगेशन आया, फिर बाद में ये तय हुआ कि उनके सदर भी पाकिस्तान आएंगे। उस वक्त फौरी तौर पे जो बात चली वो ये चली कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के मुआहिदे के ऊपर बातचीत होगी और उसमें दीगर मुआहिदे भी शामिल किए जाएंगे। ये उस वक्त बात हुई थी, तो उस वक्त दीगर मुआहिदों के साथ में बात हुई थी। लेकिन अब जब वो पहुंचे हैं, जिससे पहले इनको डर पड़ा हुआ था कि अमेरिका बहादुर जो है वो हमसे नाराज ना हो जाए, जब उनको वेलकम करने के लिए वजीर आजम खुद नहीं गए, ना हम मनसब खुद गए, ना कोई डेलीगेशन इन्होंने भिजवाया, वहां पे एक सिर्फ वजीर मेहमानदारी जो है वो जाके इस्तेमाल उनका करते हैं, ये आप पैगाम देते हैं। पहले तो पहल आपने यहां पे गलत की, आपको गुडविल जेस्चर के तौर पे जो घर आया था उसका इस्तेमाल बिलखुसूस करना चाहिए था और वाज़ेह तौर पे करना चाहिए था। फिर आपका मेहमान ये कहे कि मेरी ये ख्वाहिश थी, वो भी कहां पे खड़ा होके, मज़ार इकबाल पे खड़ा होके वो ये कहे कि मेरी ख्वाहिश थी कि अवामी इज्तिमा होता और मैं उससे खिताब करता। यानी वो पैगाम देना चाहते थे कि इस वक्त जो हम इकदाम उठा रहे हैं ये क्यों उठा रहे हैं, लेकिन क्यों उनके लिए इंतजाम किया जाता। उन्होंने जब हमला किया तो हमने तो यहां पर बैठ के बातें की, हमने तो यहां पर ये कहा कि ये ड्रामेबाजी, हमारे बड़े बड़े तज्जियाकारों ने कहा कि ये पटाखे फोड़े हैं ईरान ने, हमने तो यहां तक कह दिया कि ईरान सिर्फ ड्रामेबाजी करता हुआ दूसरों के साथ हाथ मिलाए हुआ है, हमने तो यह भी कह दिया ये इसराइल का एजेंट है। हमने यहां तक अल्फाज इस्तेमाल किए। जब हम खुद कदम नहीं उठा सकते तो हम फिर दूसरे पहलवान को यही कहते हैं, वो स्टीराइड्स का पलिया होया है, इन्हें की पहलवानी करनी। हम इस तरह ही करते हैं। और अब जब वो पाकिस्तान में आए हैं तो आपको वो जुमला याद था जो डोनाल्ड लू ने सेनेटर्स के सामने बैठ के ये बात की थी, अमेरिकन सेनेटर्स के सामने बैठ के, कि पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन का मुआहिदा है उसको रुकवाने के लिए हम इकदाम कर रहे हैं। तो आपने दीगर चीजें बयान कर दी, गैस पाइपलाइन का तज़किरा नहीं आपने किया। कहा यह जाता है कि मुलाकातों के अंदर भी नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ भी है तो उसका तज़किरा जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम के लिए नहीं छोड़ा गया, क्योंकि अमेरिका बहादुर ने एक वाज़ेह इशारा दिया था। और जब ईरानी दौरा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो ऐसे में अमेरिका बहादुर फिर उनके अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर जो हैं उनसे साफ़ी सवाल करते हैं ये दौरे के हवाले से। तो वो ये कहते हैं कि ख़बरदार रहना चाहिए उनको जो इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हमारा ईरान के साथ तजारती मुआहिदा हो जाए। उनका अभी तो नहीं सोच रहे, लेकिन सोचा जा सकता है कि अगर आप उसके साथ मुआहिदे करते हैं तो फिर आपको पाबंदियों का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर वो बाद में जताते हैं, बताते हैं कि जो मंडी है आपकी उसमें सबसे बड़े सरमायाकार जो हैं और जिसका सरमाया वहां पे सर्कुलेट करता है वो अमेरिका है, और हम ये चाहते हैं कि आपके साथ ताल्लुकात चलते रहे। लेकिन अगर ईरान के साथ आपने ताल्लुकात बहाल किए, तजारत को बढ़ाई, तो फिर यह बात याद रखिए कि आपके ऊपर सैंक्शंस आयद हो सकते हैं। हमें ही सिर्फ याद रखना पड़ता है। इंडिया करी जा रहे हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं। बहुत सारे ममालिक हैं, रशिया के साथ ट्रेड के ऊपर सैंक्शंस आयद होती हैं, बहुत सारे ममालिक करते भी, उन्हें कोई बार नहीं। वजह क्या? मैं महकूम हूं, मैं किसी के पैसे पे पल रहा हूं। अब मैं ये भी कहता हूं मुझे अपने पांव पे खड़ा होना है, एक दिन मैं अपने पांव पे खड़ा होऊंगा, लेकिन जब तक मैं किसी के पैसे पे पलता रहूंगा और अपने लिए इकदाम नहीं कोई उठाऊंगा, अपने लिए कोई कारोबार का आगाज नहीं करूंगा, कोई अच्छी नौकरी नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने पांव पे नहीं खड़ा हो सकता। मुझे भी तो हीले करने हैं, मुझे भी तो वसीला ढूंढना है, मुझे भी तो इकदाम उठाने हैं। जब दूसरे मुझे जो पैसा देने वाला है वो कहे अच्छा तू मेरे को पैसा ले आए, तू अपना कारोबार नहीं कर सकता, तू नौकरी नहीं कर सकता, वो सेठ मेरे ऊपर मुसल्लत है, मैं नहीं कर सकता, मैं फिर किस तरह पांव पे खड़ा हो सकता हूं? या तो अपने बयानिए में से और अपने खिताबात में से ये जुमला ही हज़फ कर दें कि पाकिस्तान एक दिन अपने पांव के ऊपर खड़ा होगा, जुमला हज़फ कर दें। और अगर नहीं कर सकते हज़फ तो फिर अमली इकदाम उठाएं, फिर करें ट्रेड आप ईरान के साथ,
लाएं उनसे गैस, आप करें उनके साथ ट्रेड तेल की। आप जो रशिया के साथ बात करते हैं जी पीटीआई ने जाके बात की नहीं थी, एवं ही एक बयानिया बना दिया। फिर आपने खुद ही उसका अंदाजा लगवाने की कोशिश की थी कि अगर रशिया के ऑयल को हम पाकिस्तान में लाते हैं तो क्या हमारी रिफाइनरी जो है उसको रिफाइन कर सकती हैं। तो आप करें, रशिया के पास क्यों जाना है, आप ईरान से लें, वो कॉस्ट प्राइस को कम करें जो ट्रैवलिंग की बनती है। आप ईरान से लें, पाइपलाइन यहां पे बिछाएं जो सीधी रिफाइनरीज के अंदर आए, यहां पे रिफाइन करें, आधी कीमत के अंदर आलमी मंडी की मुताबिकत से आप आधी कीमत में आवाम को मुहैया कर सकते हैं। लेकिन इतना तप्पड़ नहीं है, इतना हौसला ही नहीं है हमें कि हम उसके साथ ये गैस पाइपलाइन के साथ तेल के मुआहदे कर लें, हम बिजली के मुआहदे कर लें। कर सकते हैं ईरान के साथ, कोई बड़ी बात नहीं। आप जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जो बॉर्डर के साथ लगते हैं वहाँ पे बिजली ईरान की इस्तेमाल होती है, लोग करते हैं। बहुत सारे एरियाज तो ऐसे हैं जो बिजली का बिल भी अदा नहीं करते हैं। ईरान बर्दाश्त कर रहा है। तो आप उनके साथ मुआहदे करके पाकिस्तान में सरमायाकारी करवा लें। लेकिन आपको ये लगता है कि सरमायाकारी अगर इनसे करवाएंगे, इनके साथ हाथ में लाके बराबरी की सतह पे आएंगे, तो कोई जो हमें नीचे रखे हुए हैं ना वो पांव के नीचे दबा देगा। ये डर है। ये डर खत्म कब होगा उसका किसी को कोई अंदाजा नहीं। इसी वजह से, इसी डर तले हम जीते रहेंगे। इसी वजह से हम किसी को उतनी ताकीर भी नहीं दे पाएंगे जितने का वो हकदार है। हम फिर उसकी ज़ात के अंदर, उसके इक़दामात के अंदर कीड़े ही निकालते रहेंगे। हम कुछ बेहतर नहीं कर सकते। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं गुजरात के अंदर, मैंने उस दिन भी बात ये की थी कि वहाँ पे धांधली हुई है, लेकिन उसके जो मंजरनामे में वीडियोस सामने आती हैं उसके अंदर एक खातून जो है वो वीडियो बनाती हैं और ठप्पे पे ठप्पा लगाया जा रहा है मूसा इलाही के नाम के ऊपर, जिनके मद्दे मुकाबिल परवेज़ इलाही साहब वहाँ से उम्मीदवार थे। उनके नामों के ऊपर ठप्पे लगाए जा रहे हैं और एक खातून वीडियो बनाती हुई इस नौजवान को कहती है ये तुम्हारी माँ ने तरबियत की है तुम्हारी। दूसरे कमरे में जाती हैं, वहाँ पर भी हो रहा है, वहाँ पर भी जाके वही जुमला अपनाती हैं। फिर कुछ लोग जो वहाँ पे आगे बढ़ के उनको रोकने लगते हैं वो आगे से गालियाँ निकालते हैं, जो ठप्पे लगाने वाले बाकायदा तौर पे गालियाँ निकालते हैं, कहते तुम होते कौन हमें रोकने वाले। वहाँ पे सिर्फ वोटर्स मौजूद नहीं थे, सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद नहीं था, पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, लेडीज़ पुलिस एहलकार भी मौजूद थी। लेडीज़ पुलिस एहलकार उस वीडियो बनाने वाली खातून को रोकती हैं कि वीडियो ना बनाए। ये है हमारा मुल्क, इसलिए हम पैसा खर्च करते हैं, इसलिए हम इलेक्शन करवाते हैं। ना करवाएं, धांधली करके भी नताइज वही रखे हैं आपने जो आपने पहले रखने थे। बातें फिर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन लोग आपका कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो कम से कम जब आपको मालूम है कि आपका कुछ नहीं उखाड़ा जा सकता, आप सियासत के अंदर इतने मजबूत हो चुके हैं कि आप दूसरे हरीफ को समझते ही नहीं है कुछ। जब आप ये समझते हैं कि कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। वो कोई गरीबों में बांट देते हैं, कोई भला कर देते हैं उनका। ये नहीं कर सकते थे तो वो तो कर सकते थे, लेकिन वो भी नहीं आपसे हो पाया। जंग की सूरत हाल, वकास अकरम साहब जो जंग से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है, वो कहते हैं, अहमद चट्ठा साहब हैं, 2 नशिस्तें जीते, वो पूरा साल हल्के में नहीं गए। पीटीआई ने टिकट दी, वो उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बने, वो दोनों नशिस्तें जीत गए, एमएनए की भी एमपीए की भी। अब बाय रूल उन्हें एक नशिस्त छोड़ना थी तो उन्होंने एमपीए की नशिस्त छोड़ दी। 38,000 के मार्जिन से वो जीते थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई को खड़ा किया। उनका भाई जो है वो 16,000 के मार्जिन से हार गया। अब 2 महीनों में सुरखाब के पर लग गए पीएमएलएन के वहाँ पे कैंडिडेट को, 16,000 के मार्जिन से वो जीत गया। और वो ये कहते हैं कि टर्न आउट बेशक कम रहा है। बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं कि जहाँ पे कोई एतराज़ नहीं था, वहाँ पे टर्न आउट 30% था, और जहाँ पे हमें एतराज़ है वहाँ पे टर्न आउट 60%। कुछ आधा इलाका जो सतुपी किस हो गया, दूसरा इलाका जो है वो बड़ा मुतारिक है। 7,500 पुलिस एहलकार एक एमपीए के हल्के में वहाँ पे तैनात किया गया। ये अगर आपकी पॉलिसी है तो ये दरार आपके बीच में पैदा होगी, जिस दरार का इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मनोखेल करते हैं। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब 2 महीनों बाद शहबाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वफाकी हुकूमत से अलग हो जाए, और जब वो प्रेशर डालेंगे तो उससे ये तासर मिलता है। वो कहते हैं ये तासर मिलता है कि जो शेख रशीद बात करता था नून से शीन निकलेगी, वो हो चुका है। अब अगर ऐसी बातें तो बकौल उनके बहुत से मेहरबान नवाज शरीफ साहब के, वो समझते हैं नवाज शरीफ साहब के साथ धोखा हुआ है। अब धोखा किया किसने, ये कोई बताने को तैयार नहीं है। अब अगर यही सूरत हाल होगी तो अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? बिलावल भुट्टो नहीं होंगे। यही सूरत हाल होगी तो अगला वज़ीर आज़म जो है वो मोहसिन नकवी साहब होंगे। ये शायद स्क्रिप्ट का हिस्सा है या क्या है, लेकिन मेरी दानिश में मोहसिन नकवी साहब होंगे अगर ये सिनेरियो बनता। तो देखते हैं, वक्त का इंतज़ार करते हैं और क्या अनहोनियाँ होती।
मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।